आज हर कोई कृषि से जुड़े 3 अहम कानूनों 2020 के विषय में जानना चाहता है। इनका विरोध भी देखा जा रहा है तथा किसान संगठनों द्वारा इनको वापस लेने के लिए 26 नवंबर 2020 से आंदोलन भी किया जा रहा है। तो आइए कृषि से जुड़े इन 3 अहम कानूनों के बारे में जानते हैं। प्रथम कानून, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून 2020। इस कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को राज्य की एपीएमसी की रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। इसमें किसान अपनी फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक के बेच सकेंगे। कानून में मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम करने की बात कही गई है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए सुविधाजनक ढांचा उपलब्ध कराने की भी बात कही गई है। किसानों का तर्क और प्रतिकूल प्रभाव, राज्य को राजस्व का नुकसान होगा क्योंकि अगर किसान एपीएमसी मंडियों के बाहर फसल बेचेंगे तो वे मंडी फीस नहीं वसूल पाएंगे। कृषि व्यापार अगर मंडियों के बाहर चला गया तो कमीशन एजेंटों का क्या होगा। इसके बाद धीरे धीरे एमएसपी के जरिए फसल खरीद बंद भी की जा सकती है और निजी कंपनियों द्वारा शोषण भी बढ़ सकता है। कानून नंबर 2, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020। इस कानून में कृषि करारों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को उल्लिखित किया गया है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के अंतर्गत किसान कृषि व्यापार करने वाली फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक व्यापारी, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके पहले से तय एक दाम पर भविष्य में अपनी फसल बेच सकते हैं। बाजार की अनिश्चितता के खतरे को किसान की जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाने वाले प्रायोजकों पर डाला गया है। अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत किसान मध्यस्थ को दरकिनार कर पूरे दाम के लिए सीधे बाजार में जा सकता है। किसी विवाद की सूरत में एक तय समय में एक तंत्र को स्थापित करने की भी बात कही गई है। किसानों का तर्क और प्रतिकूल प्रभाव, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान किसान प्रायोजक से खरीद फरोख्त पर चर्चा करने के मामले में कमज़ोर होगा। छोटे किसानों की भीड़ होने से शायद प्रायोजक उनसे सौदा करना पसंद ना करें। किसी विवाद की स्थिति में एक बड़ी निजी कंपनी, निर्यातक, थोक व्यापारी या प्रोसेसर जो प्रायोजक होगा उसे बढ़त होगी। कानून नंबर 3, आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से हटाने का प्रावधान है। इसका अर्थ यह हुआ कि सिर्फ युद्ध जैसी और आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अब जितना चाहे इनका भंडारण किया जा सकता है। इस कानून से निजी सेक्टर का कृषि क्षेत्र में डर कम होगा क्योंकि अब तक अत्यधिक कानूनी हस्तक्षेप के कारण निजी निवेशक आने से डरते थे। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ेगा, कोल्ड स्टोरेज और फूड सप्लाई चेन का आधुनिकीकरण होगा, प्रतिस्पर्धा बाजार का वातावरण बनेगा और फसल के नुकसान में कमी आएगी। किसानों का तर्क और प्रतिकूल प्रभाव, असाधारण परिस्थितियों में कीमतों में जबरदस्त वृद्धि होगी जिसे बाद में नियंत्रित करना मुश्किल होगा। बड़ी कंपनियों को किसी फसल को अधिक भंडार करने की क्षमता होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि कंपनियां किसानों को दाम तय करने पर मजबूर करेंगी। दोस्तों, इस नए कानून के विरोध के और भी कारण हैं। किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून की वजह से कृषि क्षेत्र भी
पूंजीपतियों या कारपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा। कृषि मामलों के जानकारों द्वारा बताया जा रहा है कि किसानों की चिंता जायज़ है। उनका कहना है कि अगर किसानों को बाजार में अच्छा दाम मिल ही रहा होता तो वह बाहर क्यों जाते। उनका कहना है कि जिन उत्पादों पर किसानों को एमएसपी नहीं मिलती उन्हें वे कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। कृषि मामलों के जानकारों का कहना है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान आने वाले समय में यह होगा कि धीरे धीरे मंडियां खत्म होने लगेंगी। साथ ही मुख्य तौर पर शहरी कमीशन एजेंटों, जिनकी संख्या 30,000 बताई जाती है, उनके लिए और करीब 3 लाख मंडी मजदूरों के साथ साथ 30 लाख भूमिहीन खेत मजदूरों के लिए भी यह बड़ा झटका साबित होगा। दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के प्रावधान पर कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र कहते हैं कि 86% छोटे किसान एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा पाते तो किसी दूसरे राज्य में जाने का सवाल ही नहीं उठता। इस प्रकार यह कानून बाजार के लिए बना है, किसान के लिए नहीं। कानून के मुताबिक इससे किसान नई तकनीक से जुड़ पाएंगे। 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को कॉन्ट्रैक्टर से लाभ मिलेगा। हालांकि कृषि जानकार कहते हैं कि इस प्रावधान से किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर हो जाएगा व आवश्यक वस्तु संशोधन कानून से कालाबाजारी को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि कानून ने जमाखोरों को वैधता दे दी है। इन चीज़ों पर अब कंट्रोल नहीं रहेगा। दोस्तों, हमारा देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है और किसानों को अन्नदाता, वह अन्नदाता जो हम सभी तक अन्न पहुंचाने के लिए समय से भोजन भी नहीं कर पाते, वह दिनांक 26 नवंबर 2020 से कृषि कानून 2020 को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वह 14 दिसंबर 2020 को भूख हड़ताल की भी घोषणा कर दी है। क्या इस देश के अन्नदाताओं को अपना हक मांगने के लिए आंदोलन व भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ेगा? बड़े दुख की बात है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसे समझने के लिए हमें इकोनॉमिक डिज़ाइन को समझना होगा। इकोनॉमिक डिज़ाइन जिसका पालन हो रहा है, चाहे वह भारत हो। अमेरिका में केवल 2% किसान रह गए हैं। यूरोप में हर 1 मिनट में किसान खेती छोड़कर जा रहा है। यह इकोनॉमिक पॉलिसी का डिज़ाइन है। भारत में, चाइना में और विकासशील देशों में बड़ा जोर है कि किसान खेती छोड़कर शहर में आए, क्योंकि शहर में श्रमिकों की आवश्यकता है। यह सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि किसानों को खेती से बेदखल किया जाए। सभी जानते हैं कि किसानों को उचित इनकम नहीं मिल रही है। इसको जानने के लिए यदि हम दूसरी सोसाइटी को देखें, जैसे 1970 में गेहूं की दर 76 रुपये प्रति क्विंटल थी व 2015 में 1450 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि इसी अवधि में 45 वर्ष में सरकारी कर्मचारियों का वेतन, यदि मूल वेतन और डीए को देखें तो 120 से 150 गुना बढ़ा तथा अध्यापकों का वेतन 280 से 320 गुना बढ़ाया गया। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का वेतन 150 से 170 गुना बढ़ गया, जबकि किसान की आय केवल 19 गुना ही बढ़ पाई। इस प्रकार यदि किसान की आय में बढ़ोतरी को हम 100 गुना भी माने तो इस आधार पर 2015 में उनको 7,600 रुपये प्रति कुंटल गेहूं का दाम मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें तो केवल 1450 प्रति कुंटल का दाम मिला। इससे स्पष्ट है कि सरकार चाहे जो हो, किसानों के विषय में कुछ नहीं सोचती। सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स को
21,000 रुपये प्रतिवर्ष कपड़े धुलाई का व डिफेंस में 20,000 रुपये प्रतिवर्ष कपड़े धुलाई के दिए जाते हैं, जबकि किसान की एमएसपी में कोई मकान भत्ता नहीं, कोई महंगाई भत्ता नहीं, कोई धुलाई भत्ता नहीं जोड़ा जाता। उसे तो केवल उसकी लागत व परिश्रम का पैसा भी नहीं मिल पाता। दोस्तों, उपकार फिल्म का सुंदर गीत है जिसे गुलशन कुमार ने लिखा है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। हमारे देश की धरती सोना हीरे जवाहरात तो पैदा करती है, पर इन हीरे जवाहरातों को पैदा करने वाले किसानों को अपने हकों के लिए भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ता है। फिर भी सरकार की नींद नहीं टूटती। इस किसान आंदोलन की विशेष बात है कि दुनिया में आंदोलन तो बहुत हुए, पर इस प्रकार का शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, यज्ञपूर्ण आंदोलन आज तक देखा नहीं गया। कि 18 दिन से चल रहे आंदोलन में किसी चींटी को भी कष्ट नहीं हुआ। दोस्तों, इन पंक्तियों में इस किसान आंदोलन का सुंदर दृश्य दृष्टिगोचर होता है। ये पंक्तियां हैं। कोई बस नहीं जली, ना उठा कहीं धुआं है, ऐसा लगा ही नहीं कि आंदोलन हुआ है। किसी की दुकान नहीं टूटी, नुकसान भी किसी को नहीं हुआ है। सर पर सवार खून नहीं है, माँ बेटियों को किसी ने नहीं छुआ है। लोग सड़कों पर तो पहले भी देखे हैं, पर ऐसा मंजर कभी ना हुआ है। यूं ही मिसाल नहीं देते लोग इनकी, यूं ही नहीं वो गुरु का सिख हुआ है। जहाँ माएँ बना रही लंगर, भाई कर रहे दुआ हैं, ऐसा लगा ही नहीं कि आंदोलन हुआ है। आइए हम सब मिलकर सरकार से अपील करें कि वह सोना पैदा करने वाले किसानों की मांग स्वीकार करें, ताकि यह धरती सोना ही उगलती रहे।